नमस्कार विद्यार्थियों और नमस्कार दोस्तों। मैं संतोष कुमार लेकर आया हूँ फिर से एक नया वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले हर बार मैं आपको जैसा एक संदेश देता हूँ, तो वही संदेश यही है कि आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है चारों तरफ, तो आप कोरोना वायरस से बचकर रहें और यही मेरा संदेश है। और आज आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को देख रहे हो। और देखिए, कुछ संदेश जो आपको भारत सरकार आपको देती है, दिशा निर्देश, उसका पालन करें। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो विद्यार्थी, देखिए आज का जो वीडियो है, ये है ना, देखिए, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय सामाजिक विज्ञान, कार्यपत्रक 15, पाठ 2, व्यापार से साम्राज्य तक, है ना? नए शासन की स्थापना और कंपनी की फौज। तिथि 16 नवंबर 2020, कक्षा 8 की जो वर्कशीट है ये। इसके बाद यहाँ आप विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए, यहाँ आप कक्षा अध्यापक का नाम लिख दीजिए, यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नए शासन की स्थापना और कंपनी की फौज। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे नए शासन की स्थापना। ठीक है, तो इसकी बात हम करते हैं, आइए। तो आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट में क्या है। देखिए, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 उन बहुत सारी महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते-आते कंपनी न केवल बंगाल, बंबई, मुंबई, मद्रास, चेन्नई में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ठीक है? तो देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में हम बता करते हैं कि देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 85 एक ऐसा मतलब एक गवर्नर जनरल था, तो जो उसने क्या किया था, बहुत कंपनी का जो राज्य है, कंपनी की जो सत्ता है, उसको बहुत ज़्यादा फैला दिया था। तो उस समय जो है ना, देखिए, अ, कंपनी की सत्ता जो है बम्बई, मतलब उस अभी आज का जो मुंबई है उसको, और मद्रास और बंगाल तक फैल गई थी, है ना? तो देखिए, ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई, ठीक है? हमारे देखिए, उस समय कितनी प्रेसिडेंसी थी? 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल और मद्रास, है ना? जो वर्तमान समय में चेन्नई है, तो मद्रास और अभी बम्बई, जो वर्तमान समय में मुंबई है ना? तो ठीक है। हाँ, देखिए, आगे देखते हैं। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। देखिए, सबसे ऊपर कौन होता था? गवर्नर जनरल। और उसके नीचे कौन होता था? गवर्नर। गवर्नर जो जो प्रेसिडेंसी का मतलब ये समझ लीजिए कि आज का राज्यपाल के टाइप था वो, है ना? तो ठीक है, सबसे सबसे ऊपर जो गवर्नर जनरल होता था, ठीक है? अब अच्छा, अब देखते हैं, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए, ठीक है? न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई, है ना? तो उसने देखिए, तो सब पहला गवर्नर, अब आपसे बच्चों पूछा जाएगा कि पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। तो उसने न्याय के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छे सुधार किए। 1772 से देखते हैं, है ना? तो उसने क्या सुधार किए देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। 1772 से, है ना? देखिए, कौन-कौन सी थी देखते हैं। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि
हर जिले में 2 अदालतें होंगी। हर जिले में 2 अदालत होंगी, जैसे फौजदारी और दीवानी अदालत, ठीक है? अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित, है ना? इन उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काज़ियों और मुफ्ती के मतलब अंतर्गत थी, लेकिन उन्हें कलेक्टर की निगरानी में ही काम करना पड़ता था, है ना? देखिए, मतलब देखिए, अभी क्या 2 कौन-सी 2 तरह की अदालत होती थी, दीवानी और फौजदारी। तो दीवानी अदालतें किसके नेतृत्व में थी? जो यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, उनके नेतृत्व में काम करती थी। और लेकिन जो फौजदारी अदालत थी, वो अभी भी मुफ्ती और काज़ी मतलब जैसे कि काज़ी कौन होते हैं? जो एक न्यायाधीश, जैसे जो जज होते हैं ना, तो उसी तरह जो मुस्लिम लोग हैं, उनमें मुफ्ती होते थे, है ना? और और इनको वो सॉरी काज़ी होते थे, जो न्यायाधीश, है ना? अब मुफ्ती कौन होते थे? जो देखिए, मुफ्ती कौन होते थे? जो कानून की व्याख्या करते थे। मतलब कोई कानून में क्या कहना चाहता है वो कानून, इसका जो इसका जो विस्तृत रूप में कहना क्या चाहता है, वो कौन बताते थे? मुफ्ती। और उसी व्याख्या के आधार पर काज़ी जो है फैसला लेते थे, है ना? तो अब देखिए, हिंदू कानूनों में समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन करने का एक काम सौंपा गया। एनडी हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 ठीक है, 1778 नहीं देखिए 1700 देखते हैं 1 मिनट। स 78 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है? इसके अलावा कोलकाता में एक अपीलीय अदालत यानी सदर निज़ाम, ठीक है? अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में देखिए, अब देखिए क्या होगा देखिए एक देखिए, इसमें क्या है कि इसमें 1773 में एक नया रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया, जिसके तहत क्या है एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, है ना? भई देखिए हर हर एक जिले में क्या है एक मतलब एक सर्वोच्च न्यायालय देखो मतलब एक हर एक प्रेसिडेंसी में, है ना? एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और उससे भी सबसे जो बड़ी एक सदर अदालत निज़ामी अदालत जिसको कहते हैं कलकत्ता में स्थापित की गई, है ना? तो इसके ये है न्याय व्यवस्था। अब देखते हैं, देखिए क्या होता है 1 मिनट अ, देखिए अब देखते हैं अच्छा और अ, आगे देखते हैं आपके वर्कशीट में क्या-क्या है। भारतीय जीएमए कलेक्टर का सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, और पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने होता था। उस देखिए कलेक्टर का काम क्या होता था कर टैक्स और है ना या लगान इकट्ठा करना है ना और मतलब जैसे कि भाई किसकी फसल पे कितना क्या हुआ है ना ये मतलब जैसे किसकी जैसे कि हर फसल पे एक उपज तय कर देता था कि जैसे कि मान लीजिए 1 क्विंटल मान लीजिए हर फसल पर राज्य कितना लेगा किसानों से ये तय कर दिया जाता था। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं लगान और भई किसकी कितनी आय है ना? व्यापार से और इन सब से इनको हम टैक्स कहते हैं। तो इनसे कितना किसका मतलब कलेक्टर का क्या काम क्या होता था? लगान वसूल करना और टैक्स वसूल करना और अम, न्यायाधीशों के जो न्यायाधिकारी होते थे, पुलिस होते थे और दरोगा, उनकी हेल्प से कानून व्यवस्था बनाए रखना, उनका काम होता था कलेक्टर का, ठीक है? देखिए, आप देखिए, है ना? देखते हैं और क्या है आपकी वर्कशीट में, देखिए, अब
उसका कार्यालय यानी कलेक्टर का कार्यालय, कलेक्ट्रेट सत्ता का और संरक्षण का एक नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। ठीक है? अब देखिए, क्या कहने का मतलब क्या है? जो कल आज अब देखिए, अब पहले तो लोग क्या है कि सारा जो न्याय कराने भई जो कुछ कराना होता था, नवाबों के पास जाते थे, राजाओं के पास जाते थे। अब जो सारा काम ये क्या हो गया, ये कलेक्ट्रेट का काम हो गया, है ना? तो मतलब जो पुरानी व्यवस्था थी उसको एक तरीके से हाशिए पर ढकेल दिया। मतलब आपने बच्चों आपने अपनी की बस राजनीति विज्ञान की पुस्तकों में शायद हाशिएकरण के बारे में पढ़ा होगा। मतलब उनको एक तरीके से मतलब लगभग खत्म कर दिया गया, है ना? किनारे पे ढकेल दिया गया। अब देखते हैं नया क्या है? ठीक है, अब देखते हैं। कंपनी की फौज, ठीक है? कंपनी की फौज के बारे में जानकारी लेते हैं। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही यानी आर्मी कहते थे। ठीक है? कौन अंग्रेज क्या कहते थे अपनी सेना को सिपाही यानी आर्मी कहते थे। जहां मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सैनिक पर डिपेंड करती थी, जिन्हें तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। वहीं जो है वहीं जो अंग्रेजी सिपाही मास्केट जो तोड़ेदार बंदूक और आ, तो ठीक है। तो देखिए, वो जहां पर देखिए अंग्रेज जो सिपाही थे, कहाँ पर एक किससे लैस होते थे, मतलब तोड़ेदार मस्केट और तोड़े एक बहुत भारी भारी बंदूक होती है, उससे वो चलाते थे। और मैच लॉक बंदूक चलाते थे, जिसमें बंदूकों में बारूद भराता था, उसको क्या है माचिस से आग दी जाती थी, तब वो छोड़ते थे उससे होते थे। और लेकिन जो मुगल फौज थे वो अभी भी तलवार, तीर, है ना, यही सब चलाते थे। और ज्यादातर घुड़सवारी सैनिक होते थे, लेकिन जबकि अंग्रेजी जो सेना थी उसमें ज्यादातर पैदल सैनिक होते थे। ठीक है? दोनों फौजों के बीच मुख्यतः ये अंतर थे। तो क्या क्या अंतर थे देखते हैं। ठीक है? अब देखिए, पहले देखिए मैंने एक टेबल बनाया है। तो पहले पहले मुगल फौज के बारे में बताया है। और है ना, देखिए पहले कॉलम में मुगल फौज, ठीक है, दूसरे कॉलम में कंपनी की फौज। तो मुगल फौज के बारे में देखिए, मुख्य मुख्य रूप से सवार और प्रशिक्षित घुड़सवार होते थे। ठीक है? देखिए, सवारों का दबदबा, पैदल सैनिक कम होते थे मुगल। देखिए, चलिए हम ठीक है, देखिए एक-एक कर अंतर बाय अंतर समझ लेते हैं। ठीक है? देखिए मुगल देखिए मुख्य रूप से सवार और प्रशिक्षित घुड़सवार और थोड़े बहुत पैदल सैनिक। ठीक है? देखिए, मुगल में क्या होता था, मुगल सैनिकों में ज्यादातर घुड़सवार सैनिक होते थे और पैदल सैनिक थोड़े कम होते थे। अब कंपनी की फौज में देखते हैं, अधिकतर पैदल सैनिक होते थे। ठीक है? आप देखिए जबकि कंपनी में क्या होता था, कंपनी की सैनिक में अधिकतर पैदल सैनिक होते थे। अब देखिए मुगल में सवारों का दबदबा और पैदल सैनिक कम। मतलब ये था कि मुगल फौजों में ज्यादातर कौन थे, घुड़सवार फौज थे और पैदल सैनिक कम रहते थे। हाँ, और कंपनी की फौज में देखते हैं, सवारों की संख्या कम, पैदल सैनिक अधिक। कंपनी की फौज में क्या होता था, सवार की संख्या जो है कम होती थी और पैदल सैनिक ज्यादा होते थे। अब मुगल फौज में देखते हैं, तीर अंदाजी और तलवारबाजी से निपुण सैनिक। ठीक है? मुगल फौज में क्या होते थे, तीर अंदाज और तलवारबाजी से निपुण सैनिक होते थे। उनको मतलब तीर चलाना, तलवार चलाना, इनमें बहुत महारत हासिल थी, बहुत अच्छे-अच्छे। और देखिए, जबकि कंपनी में देखते हैं, बंदूक चलाने में निपुण सैनिक। कंपनी के सैनिक क्या थे, बंदूक चलाना अच्छे से जानते थे। आप देखते हैं, विशाल पेशेवर अच्छा, मुगल फौज में क्या होता था देखिए, विशाल पेशेवर प्रशिक्षण नहीं, आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण सशस्त्र किसान सैनिक। देखिए, मुगल फौज में क्या होता था कि ज्यादातर क्या होता था, बहुत अनुशासित और पेशेवर मतलब सिर्फ इनका यही काम होता था कि सिर्फ सैन्य लड़ना-वड़ना ही यही काम हो। ऐसे सैनिक नहीं होते थे। वो क्या करते थे
किसान भी होते थे उनमें, और ज़्यादातर क्या होता था, आवश्यकता पड़ने पर अगर कहीं लड़ाई होती है, तो जो है जमींदार उनको अपनी सेना स्थानीय जमींदार किसानों को लाठी, भाले, है ना? और कुदाल ये सब से लड़ते रहते थे। वो ऐसी सेना मुगल सैनिकों को उपलब्ध कराते थे। लेकिन जो यूरोपीय सैनिक में क्या होता था देखते हैं, सि ठीक है? सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का अभ्यास और ठीक है, अनुशासित एवं प्रशिक्षित सेना, ठीक है? तो ये है। और लेकिन यूरोपीय सेना में क्या होता था, यूरोपीय सैनिकों का काम क्या होता था, पेशेवर सैनिक थे वहाँ पर। पेशेवर मतलब उनका काम सिर्फ लड़ना होता था, और उनको बढ़िया मस्त बंदूक दी जाती थी लड़ने के लिए, है ना? और अनुशासित सैनिक होते थे। आप देखते हैं आगे आपकी, ठीक है, देखिए, अनुशासित एवं पेशेवर सैनिक सैनिक ख देखिए, अनुशासित और पेशेवर सैनिक खड़े करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन सिपाही किसी ना किसी सदस्यों के सैनिक तो थे ही, मतलब किसी ना किसी जो सिपाही जो थे किसी ना किसी समुदाय के व्यक्ति तो थे ही, है ना? अच्छा, देखते हैं अब आगे क्या दिया आपकी वर्कशीट में। इस अपने जीवन और अपने जीवन की पहचान की एहसास में आने वाले बदलाव के रूप में जो अपने उनके जीवन में जो आने वाले बदलाव थे, ठीक है? उनका कैसा एहसास हुआ, उन्होंने क्या एहसास किया, इसका जो ज़्यादातर पता 1857 के विद्रोह में चलता है, ठीक है? आप देखते हैं, व्यापार से साम्राज्य, ठीक है? व्यापार से साम्राज्य तक नामक इस पाठ के सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते एक भौगोलिक उपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेजी से हो गई। अब 3 हफ्तों में जहाज की यात्रा से भारत पहुंचा जा सकता था। अतः ज्यादा से ज्यादा से अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। और 1757 तक भारतीय उपमहाद्वीप तक, ठीक है, देखिए 1757 तक ईस्ट इंडिया का अंग्रेजों का जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का 63% भूभाग पर और कम से कम 78% आबादी पर प्रत्यक्ष शासन था। प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो चुका था देश के शेष भाग पर और आबादी पर, ठीक है? देश के शेष भाग और आबादी पर मतलब दूसरे देश के बचे हुए भाग पर और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष शासन था। तो इस तरह से व्यावहारिक स्तर पर इस पूरे भारत को अपने व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी, ठीक है? तो प्रश्न आप देखिए, प्रश्न उत्तर करते हैं इसके। प्रश्न 1, प्रेसिडेंसी का क्या था? और 3 प्रेसिडेंसियां कौन-कौन सी थी, ठीक है? उत्तर, ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिकीय इलाकों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था, ठीक है? और उस समय 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई, ठीक है? आप देखते हैं। प्रश्न 2, वारेन हेस्टिंग्स कौन था? उसने कंपनी की ताकत फैलाने में क्या भूमिका निभाई? तो देखिए, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते-आते कंपनी न केवल बंगाल, बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। प्रश्न 3, वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्याय के क्षेत्र में कौन से प्रमुख सुधार किए? तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए, इसका उसका आंसर है, न्याय के क्षेत्र में वॉरेन हेस्टिंग्स के सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, है ना? फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत।
दीवानी अदालतों के मुखिया कौन होते थे? यूरोपीय जो जिला कलेक्टर होते थे, मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालत थी, अभी भी अ, काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत अपीलीय अदालत यानी सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। ठीक है। प्रश्न 4 कलेक्टर का क्या काम था? तो देखिए, कलेक्टर का मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना और तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 मुगल फौज और कंपनी की फौज में कोई 2 अंतर लिखिए। तो देखिए फिर से मैंने एक टेबल में लिखा है। मुगल फौज और कंपनी की फौज में मुख्य 2 अंतर निम्नलिखित हैं। तो आप ऐसे ये ना लिख करके कि मुगल फौज में मुख्य 2 अंतर है, ये भी ना लिख करके सीधा टेबल बना के लिख सकते हैं, चाहे तो आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेबल बना के लिखा है। ठीक है। तो देखिए पहले मुगल फौज पहले कॉलम में और कंपनी की फौज। तो फिर देखिए पहले में मैंने क्रम संख्या लिखा है, तो दूसरे कॉलम में मुगल फौज, तीसरे कॉलम में कंपनी की फौज। फिर पहला है, देखिए मुख्य रूप से सवार, प्रशिक्षित घुड़सवार और पैदल सैनिक और अधिकतर पैदल सैनिक थे। ठीक है। कंपनी की देखिए मुगल मुख्य रूप से सवार, प्रशिक्षित घुड़सवार और पैदल सैनिक, ये कौन सा था? मुगल में। अब कंपनी में देखते हैं, अधिकतर पैदल सैनिक थे कंपनी में। ठीक है। दूसरा अंतर क्या है? आ, मुगल में देखिए सवारों का दबदबा, पैदल सैनिक कम। अब कंपनी में सवारों की जो संख्या कम होती थी और पैदल सैनिक अधिक होते थे। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 6 सोच कर लिखिए कि भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम क्यों करती थी? तो आप देखिए, ये आपको जो लगता है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जो लिखा है वो आप सुन लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक रूप से पैर पसारने के बाद उसकी स्वार्थपूर्ण नीतियों के कारण भारत के व्यापार का पतन हो गया था, जिस कारण बहुत से भारतीय किसान, बुनकर और व्यापारी बेरोजगार हो गए थे और उन्हीं कंपनी की फौज में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ा। ठीक है। तो देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं बच्चों कि भाई आपने देखा ही होगा, आप पढ़ भी रहे होंगे अपनी किताब में कि जैसे ही कंपनी राजनीतिक रूप से पैर पसार, मतलब 1757 से लड़ाई जीतने के बाद में उसने तरह-तरह के हथकंडे अपना करके क्या किया, भारतीय राज्यों पर जब से पूरा कब्जा किया, तो उसने क्या है कुछ ऐसी नीतियाँ बनाई जिससे क्या है कि भारत का जो व्यापार है और वो क्या होगा बिल्कुल गिर गया। और बुनकरों देखो क्या किया कि भई वो लोग क्या करते थे बच्चों कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग क्या करते थे, किसान वो अम, पहले तो भई उनसे बहुत अच्छा-अच्छा व्यापार किया, जब उन्होंने कब्जा नहीं किया था। लेकिन जब से कब्जा किया, तो वो क्या करते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग क्या करते थे कि वहाँ से यूरोप से जो है अपना माल लाते थे और यहाँ पर बेचते थे। यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ से काली मिर्च और जो तमाम कपड़े खरीद के ले जाते थे और यूरोप में बेचते थे। लेकिन जब उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर कब्जा करना शुरू कर दिया, तो यहाँ की जो कमाई होती थी, उसी से क्या करते थे, भारतीय व्यापारियों से सामान खरीदते थे। लेकिन अब ये क्या हुआ
कि इंग्लैंड में भी जो क्या है बड़ी-बड़ी मिलें मिलें खुल गई, है ना? और बड़े-बड़े सूती कपड़ों के मिल खुल गए। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मतलब इंग्लैंड के लोग थे, उनको ये बोल दिया कि अब आप भारतीय कपड़े या भारत के कोई भी कपड़े नहीं खरीदेंगे, है ना? और तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर बेरोज़गारी आ गई और मशीनों जो मशीनों का बना हुआ कपड़ा है, वो यहाँ लाकर बेचने लगी, जिससे कि यहाँ के जो बुनकर थे, वो बेरोज़गार हुए। तो ये आप आंसर अपने में लिख सकते हैं। तो यही था बच्चों ये वीडियो और ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है? आगे फिर मिलेंगे इस एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और अपना कोरोना वायरस से बचाव का ख़्याल रखिए। जब भी घर से बाहर जाएँ, मास्क पहनें, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनें, हैंड सैनिटाइज़र की बोतल हमेशा अपने साथ रखें जब भी घर से बाहर जाएँ। समय-समय पर हाथ धोते रहें और हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग तभी करें, जब आपके पास में साबुन से हाथ धोने का विकल्प ना हो। किसी भी व्यक्ति से मिलते समय 2 गज या 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखें और गले ना मिलें, हाथ ना मिलाएँ, हाथ जोड़कर ऐसे प्रणाम करें। तो आगे फिर लेकर आऊँगा एक नया वीडियो। बहुत-बहुत धन्यवाद।